नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त बहुत ही दुखद खबर के साथ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, जहां पर एक बड़े हादसे की खबरें सामने आई। दरअसल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस उत्तरकाशी के डामटा के पास खाई में गिर गई। इस घटना में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गंभीर रूप से घायल हैं 4 लोग, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे की खबर मिलते ही आनन फानन में स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुट गई। ये सभी लोग 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आए थे और यमुनोत्री के दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात देहरादून पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम में उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ करें, ग्राउंड जीरो से आपको ले चलते हैं कि हम उनको ससम्मान घर पहुंचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान तीर्थयात्रियों के सबको लेने 2 बजे जौली ग्रांट में होगा। वहां बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियां तैयार रहेगी, जहां से उनके गांव, जो वहां से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुंचाएंगे। और कोशिश ये होगी कि आज ही ससम्मान अंतिम संस्कार कर लिया जाए। रात को कंट्रोल रूम में भी मैं बैठा था, वहां से भी हमारी आपदा प्रबंधन जो रूम है, यहाँ का व्यवस्था है, उसमें भी मैं गया था। अस्पताल हम गए, अस्पताल में ड्राइवर सहित 3 लोग और भर्ती हैं। अभी तीनों स्थिर है। मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं कि वो बचें और स्वस्थ होके वापस जाएं। ड्राइवर से भी जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा के आधार पर ड्राइवर ने तो ये कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था और इसके तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे हुए हैं, देर रात पहुंच चुके थे और लगातार बैठक कर रहे थे, जायजा ले रहे थे। प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की बैठक जो है वो लेते हुए नजर आए हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लगातार जो है टीमों की जायजा लेते रहे हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री बैठक कर रहे थे, घायलों से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। भीषण हादसे की दर्दनाक तस्वीरें, विचलित करने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दिग्गजों से गहरा दुख भी उन्होंने जताया है। मुआवजे का ऐलान हालांकि किया गया है। मृत के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए की राशि का मुआवजे का वितरण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। उत्तरकाशी में जिस तरह से भीषण सड़क हादसा हुआ, ये तस्वीरें बेहद झकझोरने वाली हैं। 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे मध्य प्रदेश के पन्ना से सभी यात्री और पहला पड़ाव पार कर रहे थे। उसी दौरान बस जो है वो हादसे का शिकार हो गई। यमुनोत्री जा रही थी बस, अचानक खाई में गिरी। हालांकि ड्राइवर जो है वो घायल है और ये भी जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री जिस तरह से वहां घायलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, मिलने के लिए पहुंचे थे, उस समय घायल ने कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था, जिस वजह से खाई में बस जो है वो गिर गई। यमुना घाटी में यात्रियों की बस खाई में गिरने से 26 लोगों की जान चली गई है। 30 यात्री इसमें सवार थे। आपको बता दें 4 गंभीर अभी भी बने हुए हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार देर रात तक चलता रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के देर रात पहुंचे। अमूमन वो रात भर जागते रहे और लगातार नजर उनकी बनी रही, क्योंकि शवों को निकालना बड़ी चुनौतियां बनी हुई थी। गहरी खाई, 200 मीटर की खाई। हालांकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी मिली कि डामटा के पास जो सवारी वहां से यमुनोत्री के लिए जा रही थी और डामटा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो उसके बाद तत्काल सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का फ़ोन आया था और फ़ोन आने के बाद हम लोगों ने लगातार यहाँ पर बचाव और जो भी राहत के काम हो सकते थे उसको जिलाधिकारी और एसपी को दोनों को वहाँ पर भेजा। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ भेजी गई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर भेजी है। अभी सभी जो भी मतलब हमारे 100 हैं सभी निकाल लिए गए हैं वहाँ से
उन सभी को देहरादून के लिए रवाना कर दिया। जॉली ग्रांट में जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को करने के बाद तत्काल यहाँ से रवाना करने के लिए हम लोग सब लोग जा रहे हैं। और अभी मौके तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से मदद जो है वो की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है, बातचीत की है और ये कहा है कि जल्द से जल्द उन शवों को किस तरह से एयरफोर्स जो है विमान, विशेष विमान से जल्द खजुराहो पहुंचाया जाए। उसके बाद अलग अलग वाहनों के माध्यम से जो भी जिस गांव का होगा उस जगह पर पहुंचाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से बात करें, गहरा जो दुख है वो प्रकट करते हुए संवेदना प्रकट की है मुख्यमंत्री हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, तमाम लोगों ने गहरी संवेदना प्रकट की है। अब क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या कब तक जो है वो शवों को ले जाने के लिए विशेष विमान जो है वो तैयार किया जाएगा? बिल्कुल श्वेता, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो देर रात को 7 बजे की एक घटना है और हादसा होने के बाद ही पूरे देश में हड़कंप मच गया था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, तमाम लोगों ने दुख जताया और सीधे तौर पर उत्तराखंड सरकार से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया था। और देर रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, जो सुबह 7:30 बजे के करीब समाप्त हुआ है। और हादसे में 30 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी और जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसमें 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 गंभीर घायलों को राजधानी देहरादून के मैक्स अस्पताल में एडमिट किया गया है, जिसमें बस का ड्राइवर भी शामिल है। और ड्राइवर से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद जाकर बातचीत की थी तो सामने आया कि बस का स्टीयरिंग फेल हो गया था, जिसके चलते पूरा हादसा हुआ है। हालांकि जो घटना स्थल है वहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब से कुछ ही देर पहुंचे हैं और उन्होंने पूरे घटना स्थल का जायजा लिया है कि वहां पर किन कारणों के चलते बस हादसा हुआ। सड़क की अगर बात की जाए तो सड़क घटना स्थल पर काफी चौड़ी है, तो सड़क की कोई भी कमी यहाँ पर नजर नहीं आई है। और साफ तौर पर जो बात ड्राइवर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, प्रथम दृष्टया उसी को यहाँ पर मानकर चला जा रहा है कि यही कारण हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के यहाँ पर आदेश कर दिए हैं और उम्मीद है कि जब मजिस्ट्रियल जांच होगी तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के ताजा अपडेट की अगर बात की जाए, जो 26 मृतक हैं उनके पार्थिव शरीर को उत्तरकाशी से जोलीग्रांट एयरपोर्ट भेजा जा रहा है। यहाँ पर हिमालयन अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद उनको सीधे मध्य प्रदेश के खजुराहो भेजने के लिए विशेष विमान की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है और उनसे मांग की है कि मृतकों की संख्या काफी ज्यादा है और अगर केंद्र सरकार हमें विशेष विमान, रक्षा विमान एक यहाँ पर उपलब्ध कराती है तो जल्दी से जल्दी यहाँ से पार्थिव शरीरों को मध्य प्रदेश पहुंचाया जा सकता है, जिसके चलते उनकी कोशिश होगी कि आज ही अंतिम संस्कार भी किया जा सके। तो उम्मीद है कि अब से कुछ ही देर बाद ये पूरी कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। पोस्टमार्टम की एक बात निकलकर सामने आ रही है। अब दोनों ही सरकारों के आपसे सामंजस्य को देखना होगा कि वो इसमें क्या कुछ चाहते हैं। बिल्कुल अजीत, देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री खुद कहते हुए नजर आए थे कि जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं और सक्रियता जो है वो लगातार देखने में मिल रही है। 26 लोगों के शव जो है अब ले जाने की तैयारी जो है वो की जाएगी। कितने बजे का समय जो है वो तय किया गया है? कोई जानकारी ऐसे मिली कि कितने बजे जो है विशेष विमान प्रोवाइड किया जाएगा? श्वेता, अगर विशेष विमान की बात की जाए तो उसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री से बात की है लगभग 1 घंटा पहले और वहां से पूरी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद विशेष विमान या सीधे कहें रक्षा विभाग का जो विमान है वो यहां पर पहुंचेगा और उसके बाद पूरी प्रक्रिया सामने होगी। अभी की जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके अनुसार उत्तरकाशी से जो तमाम पार्थिव शरीर है वो राजधानी देहरादून के हिमालयन हॉस्पिटल भेजे जा रहे हैं। एम्बुलेंसेज के माध्यम से 26 पार्थिव शरीर यहाँ भेजे जाएंगे। उसके बाद पूरी प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल पूरी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया होने के बाद जो है वो विशेष विमान से सभी के शव जो है वो खजुराहो पहुंचाए जाएंगे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 5 जून को जब सभी यात्री निकले थे ये अंतिम विदाई उनकी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। तो आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, जहां पर आज दोनों सीटों पर नामांकन दाखिल करेंगे भाजपा प्रत्याशी। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ नामांकन के लिए पहुंचे हैं। रामपुर से बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी नामांकन दाखिल करेंगे। तो आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव का बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें, जहां दोनों सीटों पर नामांकन दाखिल करेंगे भाजपा के प्रत्याशी। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ नामांकन दाखिल करेंगे, वहीं रामपुर से
बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हालांकि सपा जो है वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब करती है फिलहाल ये देखना होगा, क्योंकि आज अंतिम तारीख है। और आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र यादव नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र यादव नामांकन के लिए पहुंचे। रामपुर से तंजीम फातिमा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। आजम खान की पत्नी है तंजीम फातिमा। सपा की तरफ से दोनों नामों का औपचारिक ऐलान बाकी है। हालांकि तो सपा अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो औपचारिकता जो है वो फिलहाल बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं नामों का ऐलान जो है वो हो रहा है। आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र यादव नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। आजम खान की पत्नी है तंजीम फातिम। तो रामपुर से तंजीम फातिम का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि आजमगढ़ से डिंपल यादव या धर्मेंद्र यादव भी नामांकन की जो उनकी बातें हैं वो चल रही थी, उनका नाम भी सामने आया था, लेकिन फिलहाल सपा की तरफ से दोनों नामों का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। तो आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव का अपडेट आपको बता दें, जहां बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। तौकीर के द्वारा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरह से बात करें नामांकन के लिए बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों के नामों का जो फाइनल है वो नाम, लेकिन फिर भी सपा की तरफ से अगर हम बात करें तो डिंपल यादव धर्मेंद्र यादव का भी नाम सामने आ रहा था। और अब क्या उम्मीदें आजम खान की पत्नी तंजीम फातिम का फिलहाल औपचारिक ऐलान बाकी है, क्या ताजा अपडेट? आप इसके आज नामांकन का आखिरी दिन है और माना ये भी जा रहा है कि अभी कुछ देर में, यानी कि यूं कहें कि 11:30 बजे तक सभी लोग अपना नामांकन करने पहुंचेंगे, जो अलग अलग दल के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्चे खोल दिए थे, जहां पर आजमगढ़ से दिनेश लाल को उतारा है, निरहुआ को जो भोजपुरी स्टार है, और घनश्याम लोधी रामपुर से उतारे गए हैं, जो आजम खान के पुराने करीबी माने जाते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पहले से प्रयास लगाए जा रहे थे कि रामपुर से जो प्रत्याशी होगा वो आजम के परिवार से ही होगा। फिलहाल उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पर मोहर लगाई गई, माना जा रहा है कुछ देर बाद वो नामांकन करने पहुंचेंगे, क्योंकि कल के पर्चे लिए गए थे कलेक्टर से, उसमें तंजीम फातिमा के नाम से भी पर्चा खरीदा गया था। तो जाहिर तौर पर तंजीम फातिमा आगे की पार्टी की प्रत्याशी होंगी। और इसके अलावा आजमगढ़ की बात करें तो वहां पर असमंजस की स्थिति देर रात तक बनी थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव जो कि इनके चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के, वो मैदान में होंगे। और फिलहाल धर्मेंद्र यादव के बारे में बता दें कि बदायूं से ये सांसद रह चुके हैं, जहां से आज के समय में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्र मौर्य अभी फिलहाल वहां पर सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, और वहीं से बदायूं से ही सांसद रह चुके हैं धर्मेंद्र यादव। और अभी फिलहाल उनको चुनाव में 2022 में कहीं से भी मौका नहीं दिया गया था, तो माना यह जा रहा है कि इसीलिए आजमगढ़ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, ताकि सभी सब तरह के जो समीकरण है उनको समझा जा सके। रमाकांत यादव को लेकर भी चर्चा थी कि रमाकांत यादव बड़ा चेहरा आजमगढ़ से, लेकिन आजमगढ़ के नेताओं से बात की जाए, हमने अभी कुछ देर पहले भी उनसे बात की, तो अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर नहीं है क्या कुछ होता है निर्वाचन की, हालांकि आज अंतिम जो है वो दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ आजमगढ़ से अतुल कुमार भी जुड़ गए हैं। अतुल, जिस तरह से बात करें आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से अपने दोनों प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, ऐसे में तस्वीरें बेहद साफ हैं। बिल्कुल, जैसा कि बता दें आपको कि भाजपा ने आजमगढ़ के दिनेश लाल यादव को प्रत्याशी बनाया है, और सपा ने कोई भी प्रत्याशी अपना घोषित नहीं किया है। और विशेष सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि धर्मेंद्र यादव यहाँ से प्रत्याशी बनेंगे, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। अभी कुछ ही देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन यहाँ से प्रत्याशी बनेगा सपा का। हालांकि सपा का गढ़ माने जाने वाला ये आजमगढ़, अब देखना है कि आजमगढ़ में कमल का फूल खिलता है या साइकिल दौड़ती है। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन आपको बता दें आजमगढ़ रामपुर लोकसभा चुनाव का यही अपडेट है। आज दोनों सीटों पर नामांकन दाखिल करेंगे तमाम प्रत्याशी, क्योंकि आज आखिरी दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आज बात करेंगे लखनऊ विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। 11 बजे का वो वक्त होगा जब दोनों सदनों को संबोधित करेंगे महामहिम राष्ट्रपति। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दोनों सदनों की बैठक जो है वो बुलाई जा रही है। तो 11 बजे दोनों सदनों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उनका दौरा है, लगातार दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति, और ऐसे में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दोनों सदनों की बैठक में शामिल हो रहे हैं और संबोधित करते हुए राष्ट्रपति नजर आएंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दोनों सदनों की बैठक लेते हुए नजर आएंगे। संबोधन जो है वो 11 बजे शुरू होगा। आज लखनऊ विधानमंडल के दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक रखी गई है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करते हुए नजर आएंगे संयुक्त बैठक में। तो राष्ट्रपति यूपी दौरे पर हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं राष्ट्रपति की, जिसमें दोनों सदनों की बैठक करेंगे, साथ ही संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करेंगे। अनूप कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गया। अनूप, जिस तरह से बात करें, राष्ट्रपति जब पहुंचेंगे तो क्या तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्या रूट डायवर्जन जो है वो किए गए हैं रोड्स के? देखिए श्वेता, आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके से पुलिस फोर्स लगाई गई है। चूंकि महामहिम का दौरा है, ऐसे में राष्ट्रपति खुद वहां पर पहुंचेंगे, दोनों सदनों में उनका संबोधन होगा। हालांकि 2013 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तब उनका संबोधन एक बार हुआ था। आज दोबारा जब जो रामनाथ कोविंद वर्तमान में राष्ट्रपति महामहिम है, वो अभी थोड़ी देर में राजभवन पहुंचने वाले हैं। अभी विधानसभा के बाद उनका 11 बजे संबोधन होगा दोनों सदनों में। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस फोर्स लगाई गई है और अलर्ट हो चुका है। अभी थोड़ी देर में उनका काफिला, जिस तरीके से उनके साथ की जो गाड़ियां हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। चूंकि अलर्ट हो चुका है और सभी जो लाव लश्कर साथ में, जिस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ में, और आपको ठीक पीछे आपको दिख भी रहा होगा कि जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, उनके स्वागत को लेकर के जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक टाइप से नृत्य चल रहा है ताकि उनका स्वागत किया जा सके। ये उत्तर प्रदेश की परंपरा है, ये सांस्कृतिक है कि अपने मेहमान नवाजी किस तरीके से की जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से सुरक्षा की बात हम लोग कर रहे थे, पूरे विधानसभा के चारों तरफ जो अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है, तमाम जो अफसर हैं वो लगे हुए हैं ड्यूटी पर कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पावे। कि किस तरीके से वहां पर जो घेरा है वो बनाया गया है। सर मिश्रा जी, किस तरीके से घेरा बनाया गया, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था? अभी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है और उसी के तहत हम लोग कर रहे हैं। बाद में हम आपसे बात करेंगे। तो ये मिश्रा जी थे, निश्चित रूप से इनकी ड्यूटी लगी है। वो कह रहे थे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में सब कुछ रखा गया है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जो तैयारियां चल रही थी वो पूरी हुई थी, लेकिन इस बार जो आजादी के अमृत महोत्सव के पर जिस तरीके से रामनाथ कोविंद महामहिम का जब वहां पर संबोधन होगा तो वहां पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता, मैं भी अंदर थोड़ी देर पहले गया था तो वहां पर अखिलेश यादव पहुंच चुके थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष तो बिल्कुल वो काफिला बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला है जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे रामनाथ कोविंद। और सुंदर तस्वीरें हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे, आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के बेटे की शादी में शामिल होंगे। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे। बांके बिहारी मंदिर में पूजा दर्शन का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे। बांके बिहारी मंदिर में पूजा दर्शन का भी कार्यक्रम रखा गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से जहां 2 समुदायों के बीच पथराव हो गया। पथराव का एक्सक्लूसिव वीडियो जनता टीवी के पास है। यानी बाइक टकराने पर दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए, आमने सामने आ गए। आगरा के थाना ताजगंज इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर के बाद अब आगरा में बाइक की मामूली टक्कर हुई, जिसके बाद 2 समुदाय आपस में भिड़ गए और जमकर पथराव होने लगा। पथराव ताजगंज के बसई खुर्द इलाके में हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जनता टीवी की, जहां पर पथराव का एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ जनता टीवी के पास ही सामने आया है। पथराव ताजगंज के बसई खुर्द इलाके में हुआ। ये बताया गया कि बसई खुर्द इलाके की सड़क बनाई जा रही थी, दोनों तरफ टाइल्स पड़े हुए हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।